डियर व्यूअर्स, बिहार शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट लाता हूं और उसमें बीपीएससी लेवल के प्रश्नों को रखता हूं और इसका जब मैं विश्लेषण करता हूं तो एक प्रश्न से कई प्रश्नों को बताता हूं जो आने वाले परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। मेरा जो पेपर का जो लेवल होता है, कुछ बच्चों के द्वारा बताया गया कि वह थोड़ा ऊपर होता है। हाँ, आपको ऊपर के ही लेवल के प्रश्नों को देखना पड़ेगा। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट हैं जो बहुत कहीं से भी हल्के प्रश्नों को, वन लाइनर प्रश्नों को डाल दिया जाता है। लेकिन आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके पेपर का लेवल हार्ड होना ही चाहिए। और समझाना तो मेरा काम है, मैं समझाने का काम करता हूँ। आप बस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जितना विश्लेषण मैं बताता हूँ उसे आप नोट कीजिए और फिर उसे रिवाइज करते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मैं इसके बाद करंट अफेयर का भी प्रैक्टिस सेट सीरीज लाने वाला हूँ, वह भी मेरे द्वारा सेलेक्टेड प्रश्नों का ही होगा। तो आपसे आज एक अनुरोध करता हूँ कि आप अपने दोस्तों को, जितने भी आदमी ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया अपने दोस्तों को पेपर ज़रूर शेयर करें या प्रैक्टिस सेट ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका सही आंसर जो होने वाला है वह है सी नंबर, दादा भाई नौरोजी। कुछ एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने दो संस्थाओं का निर्माण किया था और वो लंदन में, ये दोनों संस्थाएं फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला जो है लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1865 ईस्वी में किया था और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 ईस्वी में किया था। दोनों लंदन में ही स्थापित किया गया था और दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पे एक और संस्था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज कोलकाता में स्थापित किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में। आप इन सभी तथ्यों को याद रखें और मैं उतना ही तथ्य बताता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन से दमन व दीव को गोवा से पृथक किया गया? पहले आप जानते थे गोवा में ही सम्मिलित था दमन और दीव, लेकिन किस संविधान संशोधन के द्वारा दमन और दीव को गोवा से पृथक करके एक यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश बनाया गया? आपको ये जवाब देना है 55वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, 57वां संशोधन या फिर 58वां संविधान संशोधन। सही आंसर होगा 57वां संविधान संशोधन जो था वह उसके द्वारा गोवा से पृथक करके दमन व दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आगे है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को भारत में शामिल किया गया? देखिए, अभी मैंने बताया कि गोवा से कब अलग किया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा, वह था 57वां संविधान संशोधन। और अभी मैं फिर से एक प्रश्न डाला हूँ, यह प्रश्न है कि गोवा और दमन द्वीप को भारत में कब शामिल किया गया? आप जानते हैं गोवा, दमन द्वीप ये सभी जो क्षेत्र थे या पुर्तगाली आधिपत्य के क्षेत्र थे, तो उसे भारत के राज्य के रूप में कितने संविधान संशोधन के द्वारा मिलाया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो 2 नंबर होगा, यानी 12वां संविधान संशोधन। देख सकते हैं स्क्रीन पे, गोवा दमन द्वीप को पुलिस द्वारा पुर्तगालियों से अधिग्रहित किया गया और 1962 के 12वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे भारतीय क्षेत्र में मिला लिया गया। मैं कई बार बता चुका हूँ कि गोवा जो था वह पुर्तगालियों के अधीन में था। भारत सरकार ने उस पर पुलिसिया कार्रवाई करके और भारत में मिला लिया। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? 12वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया? सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, आचार्य कृपलानी ने या फिर पट्टाभी सीतारामैया ने? सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट
पारित किया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जिसमें ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने भाषण दिया था और करो और मरो का नारा दिया था। थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी, जो आप जान रहे हैं। और इस आंदोलन के दौरान गांधी जी, कहीं पर आपको 8 अगस्त दिखेगा, कभी 9 अगस्त दिखेगा, तो ये दोनों ही आप याद रखिएगा। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। और इस आंदोलन का शुरुआत होने का कारण क्या था? आखिर भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने क्यों लाया था? इसका कारण था कि अंग्रेज भारतीयों के बिना सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिए थे। यहाँ के सैनिकों को उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित कर लिया था और भारतीय का बिना कोई सहमति नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसा किया था। तो इसी के विरुद्ध में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगाया गया था। मुख्य कारण यही था, अन्य कारण भी हैं, डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि समय का अभाव रहता है। आगे आप देखिए, भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? बॉम्बे, इलाहाबाद, कोलकाता, मद्रास। पहला नगर निगम पूछा गया है, सबसे पहला नगर निगम कौन सा बना? जिसे आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो वैसा सबसे पहला नगर निगम कौन सा बना था? बॉम्बे, इलाहाबाद, कोलकाता या फिर मद्रास? सही आंसर होगा मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भारत का पहला नगर निगम था। अगला प्रश्न है, व्हीटले कमीशन का संबंध है? जितने भी कमेटी, जितने भी समितियां होती है या जितने भी कमीशन होते हैं, इससे प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। जैसे तेंदुलकर समिति, आप कमेंट करके बताइएगा किससे संबंधित है। ऐसे ही मैकाले समिति, अन्य कई समितियां हैं जो आपसे पूछा जाता है। हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो मैं एक एक करके सबको कवर कर दूंगा वीडियो में। अभी आप तत्काल बताइए कि व्हीटले कमीशन का संबंध किससे है? श्रम से है, शिक्षा से है, सार्वजनिक स्वास्थ्य से है या फिर सिविल सेवा के पुनर्गठन से है? सही आंसर होगा आपका श्रम से यह संबंधित है। और क्या था व्हीटले कमीशन, जरा देखते हैं। भारत में जो औद्योगिक उपक्रम थे, औद्योगिक उपक्रम यानी जो भी सरकारी कंपनियां हैं, सेल, गेल, ये सभी, तो इनमें श्रमिकों की मौजूदा स्थिति की जानकारी के लिए आज़ादी से पहले की बात है, 1929 में रॉयल कमीशन ऑन द लेबर की स्थापना किया गया। और इसके जो अध्यक्ष थे वह जॉन हेनरी व्हीटले थे। याद रखिएगा, इनका पूरा नाम था जॉन हेनरी व्हीटले। और इन्हीं के नाम पर 1929 में जो एक कमीशन बनाया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, किसके लिए? कि जो कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं उनकी स्थिति की जानकारी के लिए, तो उसी कमीशन को व्हीटले कमीशन कहा जाता है। इसलिए मैंने श्रम बताया, श्रम से संबंधित है। और इसमें हुआ क्या, आयोग जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था वह 1931 में अपना रिपोर्ट दिया था। और इस रिपोर्ट में बताया कि भारत में जो गरीबी का मुख्य कारण है या भारत के पिछड़ेपन का जो कारण है वह औद्योगिक ढांचा के कारण ही है। यानी औद्योगिक ढांचा अगर मजबूत होगा और तभी यह मजबूत हो पाएगा। और इससे भी ज़्यादा जानिए कि उसने कहा इस रिपोर्ट में कि जो अंग्रेज़ सरकार है वह श्रमिकों के सुधार के लिए इस कारखानों पे ध्यान दे रही है और इसमें सफलतापूर्वक वह काम कर रही है। तो ये तो थोड़ा गलत ही था, थोड़ा बहुत फैक्ट्री उसने स्थापित की थी लेकिन उसमें श्रमिकों का शोषण ही होता था। लेकिन ये रिपोर्ट क्या बताता है वो मैंने बताया। तो आपको याद क्या क्या रखना है। कब आया था व्हीटले कमीशन? 1929 में आया था। रिपोर्ट कब दिया? 1931 में दिया। किस चीज़ से संबंधित है? जो सार्वजनिक कंपनियां थी या जो भी कारखाना था उसमें काम करने वाले मजदूरों की स्थिति के बारे में यह कमीशन बनाया गया था, व्हीटले आयोग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्रम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है लोहा, सोडियम, फास्फोरस या फिर कैल्शियम? तो सही आंसर होगा डी नंबर, कैल्शियम। मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है कैल्शियम। और जानते हैं आपको कैल्शियम जो है वह दूध से भी प्राप्त होता है
और कैल्शियम का मुख्य उपयोग क्या है आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। बोन जो हड्डियां हैं आपकी, उसको मजबूत करने के लिए कैल्शियम का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। जब आपका हड्डी फ्रैक्चर होता है या फिर हड्डी में कहीं दर्द या चोट रहता है तो आपको डॉक्टर ऑब्वियसली एक आपको कैल्शियम का टेबलेट देता ही देता है, क्योंकि कैल्शियम हमारे बोन को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाता है। अगला है देवी माता की पूजा संबंधित है। किस काल में मातृदेवी की पूजा होती थी? प्रश्न कुछ ऐसा ही है, ट्विस्ट किया हुआ है। आर्य सभ्यता में, भूमध्य सागरीय सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता में? आपको बताना है कि देवी पूजा, गॉडेस, मदर गॉडेस की पूजा या मातृ पूजा जो थी वह किस सभ्यता काल में होती थी? आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में ऐसा माना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ और सिर्फ देवी माता, मातृदेवी की ही पूजा नहीं होती थी। उस समय के जो देवता एक और थे, उन्हें हम पशुपति कहा जाता है। वो लोग पशुपति के बहुत सारे हमें साक्ष्य मिले हैं कि वो लोग पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति यानी वो मानते थे कि जो शिकार करने के लिए या फिर जो भी जानवर का वो रख रखाव करते हैं, उनके जो देवता हैं वो पशुपति हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एक मंदिर है नेपाल के काठमांडू में, पशुपतिनाथ मंदिर। एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी कभी कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो वह कहाँ पे है? काठमांडू में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा संगठन सीमा सड़क का निर्माण और प्रबंधन करता है? बॉर्डर में जो रोड बनते हैं, जो भी बॉर्डर के इलाके में रोड बनते हैं, वह किसके द्वारा बनाया जाता है या उसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? सीमा सड़क विकास बोर्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत का जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, या फिर राज्य की जहाँ तक सीमा निहित है वहाँ, या फिर रक्षा मंत्रालय यानी राज्य सरकार के द्वारा, या फिर रक्षा मंत्रालय के द्वारा? ऑप्शन पे ध्यान ना दें, ऑप्शन तो ऐसे ही दिया जाता है। सही आंसर क्या है आपको वो याद रखना है और उसका एक्सप्लेनेशन याद रखना है। तो सही आंसर इसका होगा सीमा सड़क विकास बोर्ड, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड, या फिर इसे ही हम शॉर्ट में बोल सकते हैं BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जब आप किसी भी ऐसे जगह से जाइएगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश में जाइए या फिर लद्दाख में जाइए, जहां आपका बॉर्डर किसी दूसरे देश के साथ मिलता है, तो वहां के सड़कों का जो रखरखाव होता है वह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नहीं करता है। NHAI जो सिंपल अपना हाईवे होता है ये सब बनाता है, लेकिन बॉर्डर के एरिया के रोड के डेवलपमेंट का कार्य जो रहता है वह सीमा सड़क विकास बोर्ड या फिर BRO, सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO, CaOH का होल 2, CaCO3, इनमें से कोई नहीं। मैं आपको हिंट देता हूँ, संगमरमर को ही कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, चाहे वो सफ़ेद संगमरमर हो, लाल संगमरमर हो। सही आंसर आपका जो होगा वह होगा CaCO3, संगमरमर। C नंबर आपका सही आंसर होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे ही संगमरमर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? झारखंड में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1908 ईस्वी? सही आंसर होगा 1907 ईस्वी में। टिस्को शॉर्ट फॉर्म टाटा आयरन TI एंड स्टील कंपनी SCO, तो ये टिस्को पूरा फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। जानते हैं कैसे हुआ था, किन्होंने किया था? तो 26 अगस्त 1907 को झारखंड के जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। ये आप याद रखिएगा, 1907। आगे देखते हैं, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और यह टाटा समूह की सहायक कंपनी है। और इसे टिस्को के नाम से भी, जैसा मैंने बताया, टाटा आयरन TI, S से स्टील, CO से कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना जाता है। और इसका नाम बदला गया
बना कब? 1907 ईस्वी में। और इसका नाम टिस्को से बदलकर टाटा स्टील लिमिटेड में बदल दिया गया 2005 ईस्वी में। लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा तो वह टिस्को ही पूछा जाएगा। अगला देखते हैं, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर वही पूछे जाते हैं जिसमें भारत का हायर रैंक हो। तो आपको बताना है पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या फिर चौथा स्थान। ये विश्व में बात हो रही है। सही आंसर होगा सेकंड स्थान। दूसरा स्थान है सब्जी उत्पादन में भारत का। देखते हैं डिटेल से। दूध, दाल और जूट। जूट यानी जो आपका बोरा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, सूत का जो बोरा होता है, प्लास्टिक का बोरा नहीं, सूत का जो बोरा होता है वो जूट से ही बना होता है। तो दूध, दाल और जूट, इन सब के उत्पादन में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी भारत का नंबर 1 है। याद रखिएगा, दूध के उत्पादन में, दाल के उत्पादन में और जूट के उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है। वहीं पे अगर हम चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली और सब्जी और फल की बात करें तो इसमें दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है। आप पूरा याद ही कर लीजिएगा, इसमें से कोई ना कोई मिल सकता है एग्जाम में। आगे देखते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर कूलम्ब। विद्युत आवेश की बात की जा रही है, विद्युत धारा की बात नहीं है। आप कंफ्यूज मत कीजिएगा एम्पियर से, क्योंकि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। वोल्ट जो होता है वह विभवांतर का मात्रक होता है। ओम जो होता है वह रेजिस्टेंस, जो आप प्रतिरोधकता कहते हैं, उसका मात्रक होता है। अब आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। देख लीजिए, कुछ एसआई मात्रक हमने यहाँ पे रखा है। वाट जो है वह शक्ति का मात्रक है। वोल्ट जो है वो विभवांतर का मात्रक है। ओम जो है वो विद्युतीय प्रतिरोध का मात्रक है। एसआई मात्रक आपसे पूछे जाते हैं। और जो मेन जो है, देखिए 2 तरह का मात्रक होता है। एक होता है मूलभूत मात्रक, जो 7 ही हैं। जो 7 मूलभूत मात्रक हैं उन्हीं से अन्य सभी मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहे जाते हैं। जैसे मैंने एक बार पहले भी बताया था कि एक्सेलरेशन का जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ यह व्युत्पन्न मात्रक है। क्यों? क्योंकि 2 मूलभूत मात्रक को मिला करके एक्सीलरेशन यानी त्वरण का बनाया गया है मात्रक। वह कौन कौन सा है? लंबाई और समय। मीटर, लंबाई का मीटर होता है और समय का सेकंड होता है। और जब हम व्युत्पन्न मात्रक जैसे कि त्वरण की बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो वह व्युत्पन्न मात्रक है। लेकिन जो मूलभूत मात्रक माने गए हैं वह 7 होता है, और ये तो आपको पक्का ही याद रखना है। देख लीजिए, लंबाई का मीटर होता है, समय का सेकंड होता है, पदार्थ की मात्रा मोल होता है, विद्युत प्रवाह का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है, या विद्युत धारा भी आप उसको कह सकते हैं, एम्पियर होता है। तापमान का केल्विन होता है, तापमान का केल्विन होता है। डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट एसआई मात्रक नहीं होता है। याद रखिएगा, तापमान का केल्विन होता है मूलभूत मात्रक। और ज्योति तीव्रता जिसे आप कहते हैं, या चमकदार तीव्रता यहाँ पे लिखा हुआ है, वो ज्योति तीव्रता होगा। उसका एसआई मात्रक कैंडला होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। तो आपके कितने मात्रक हो गए? 7 मात्रक हो गए। आप इसे याद कर लीजिए। आगे है, सीडी बशीर मस्जिद कहाँ है? अभी हाल ही में चर्चा में था। अलीगढ़, आगरा, नई दिल्ली, अहमदाबाद। सही आंसर होगा अहमदाबाद में सीडी बशीर मस्जिद स्थित है। आइए जानते हैं क्या है। गुजरात के अहमदाबाद में सीडी बशीर मस्जिद है। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि इसका जो मीनार है वह झूलता मीनार के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसमें झूलते रहने का 2 जो स्ट्रक्चर है उसी के कारण यह मीनार झूलते हुए रहता है। और सेंट्रल गेटवे और 2 मीनार अलग इस तरह से बनाए गए हैं जिससे यह मस्जिद का मीनार जो है वह झूलता रहता है। और इसे बनाया किसने था? 1452 में सीडी बशीर, जो कि अहमद शाह का दास था,
या फिर मलिक सारंग महमूद बेगडा की अदालत में एक कुलीन व्यक्ति थे, इनके द्वारा बनाया गया था। चलिए, बनाने वाले का नाम अगर आपको सीडी वसीर है तो सीडी वसीर को ही याद रखिए। और ईस्वी कितना है? 1452 ईस्वी। तो ये मस्जिद के बारे में आप याद रखिएगा। गुजरात में है। गुजरात के कहाँ पे? अहमदाबाद में है। झूलती हुई मीनारों के लिए फेमस है। आगे देखते हैं, कौन सा यह निर्णय करता है कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि जैसे संसद होता है तो संसद के दो भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह राज्य में विधान मंडल होता है। विधान मंडल के दो भाग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा तो हर एक राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेश में भी है, लेकिन अगर हम विधान परिषद की बात करें तो वह सिर्फ 6 राज्यों में ही है। मैंने नाम कई बार याद करवाया है, एक बार फिर से बताता हूँ। बिहार, अपना पड़ोसी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 को एक साथ याद रखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इसके बाद 3 जो है वह दक्षिण भारत का राज्य है। दक्षिण भारत के राज्य में कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और आप जानते हैं कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर तेलंगाना बना। तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य कौन सा? तेलंगाना। तो ये भी शामिल है, यानी वहाँ भी क्या है? विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और एक कर्नाटक, 3 दक्षिण भारत के राज्य हो गए और 3 उत्तर भारत कहिए या फिर 3 राज्य याद रखिए आप, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ये 6 राज्य में विधान परिषद है। अब अभी का जो प्रश्न है वह है कि कौन यह निर्णय लेता है कि किसी राज्य में विधान परिषद होना चाहिए या नहीं। अच्छा, विधान परिषद क्यों नहीं है जबकि हर एक राज्य में विधानसभा है? तो विधान परिषद की उतना ज़रूरत भी नहीं है, एक एक्स्ट्रा बर्डन सरकार के ऊपर विधान परिषद को चलाने का आ जाता है। इसीलिए सभी राज्य विधान परिषद की स्थापना नहीं किए हैं, सिर्फ 6 राज्यों में ही है। तो आपसे पूछा गया निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा या फिर मुख्यमंत्री? सही आंसर होगा विधानसभा। देखिए, हमारा वीडियो भी थोड़ा लंबा होता है, इसका कारण है कि एक एक चीज़ को, प्रश्नों को लेकर और उसका विश्लेषण करके बताना, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक कृपया बने रहें। तो यह निर्णय कौन लेता है? विधानसभा। और यह इसका जो है ये संविधान, संसद यह पारित करता है कि उसमें होना चाहिए या नहीं, होगा या नहीं यह निर्णय। जैसे बिहार है तो बिहार ने निर्णय लिया कि हमारे यहाँ एक विधान परिषद होना चाहिए, फिर वो संसद में जाता है और संसद जब बोल देती है कि हाँ वहाँ पे विधान परिषद होना चाहिए, तभी विधान परिषद का निर्माण होता है। तो डिसीजन कौन लेता है? विधानसभा के द्वारा लिया जाता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? जो महत्वपूर्ण नदियां हैं जैसे ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी की जो भी सहायक नदियां हैं उसे आप जरूर याद रखिएगा। टोंस नदी, तिस्ता नदी, सियांग नदी, मानस नदी। कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो सही आंसर होगा टोंस नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, नहीं है। तो किसकी सहायक नदी है, यह प्रश्न उठता है। तो यह यमुना की सहायक नदी है। बाकी सभी जो हैं तिस्ता, सियांग, मानस, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ज़रा देखते हैं डिटेल से। टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है और यमुना जो है सबसे बड़ी सहायक नदी यही है। टोंस जो है वह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। और कहाँ पे यमुना नदी गंगा में मिलती है? तो आपने प्रयागराज, इलाहाबाद सुना होगा, जहाँ पर आकर गंगा नदी में यमुना नदी मिल जाती है। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। तो ये सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। आगे है यमुना की अन्य सहायक नदियों को आप याद कर लीजिए। हिंडौन, टन, गिरी, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा, चंबली, बेतवा, केन, सिंध। देखिए, चंबल, बेतवा, केन, हिंडौन हो गया आपका, और सिंध, ये सभी जो नदियां हैं इन्हें आप याद रखिएगा। बाकी को भी एक बार देख लीजिए। आगे है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र को जानते हैं,
या तिब्बत के यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, चूँकि तिब्बत के ही मानसरोवर झील के पास से यह निकलता है। और मानसरोवर झील के पास किस ग्लेशियर से निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी, तो उस ग्लेशियर का नाम है चेमा योंगडुंग ग्लेशियर, यहाँ से यह निकलता है। और गिरता कहाँ है, लास्टली बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। और ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर टोटल लंबाई। यह नहीं कहा गया है कि भारत में कितना किलोमीटर बहता है, टोटल ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है वह 2900 किलोमीटर के लगभग है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है और ब्रह्मपुत्र नदी, जबकि ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई गंगा से अधिक है, चूँकि वो भारत में पूरा का पूरा बहती है गंगा नदी, इसलिए उसकी जो लंबाई, हम लोग सबसे बड़ी भारत की नदी गंगा को ही कहते हैं। तो याद रखने वाली चीज़ क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर के पास से एक ग्लेशियर है जिसको चेमा योंगडुंग ग्लेशियर कहते हैं, वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, वहाँ पे उसे ब्रह्मपुत्र नहीं कहा जाता है, वहाँ पर उसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। आगे दिबांग नदी, लोहित नदी, धनश्री, कामेंग, मानस, तिस्ता, सुवर्णश्री नदी, ये सभी ब्रह्मपुत्र की मुख्य सहायक नदियाँ। और इसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा छोड़ने के लिए। दिबांग, लोहित, धनश्री, कामेंग, मानस, तिस्ता, सुवर्णश्री, ये जितने भी हो गए, ये पूरा का पूरा एक एक आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। सुवर्णश्री, तिस्ता, मानस, कामेंग, धनश्री, लोहित और दिबांग, ये सारी नदियां जो हैं यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आगे है अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी, सैडल पीक उसको बोलते हैं, हिंदी में गद्दीदार चोटी हो जाता है, कहाँ स्थित है, लिटिल अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कई भागों में बांटा गया है, तो आपको बताना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यह सबसे ऊंची भी चोटी है, सैडल पीक। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह सैडल पीक ही है। अब आपको बताना है कि अंडमान निकोबार के किस भाग में यह पाया जाता है, तो सही आंसर होगा उत्तरी अंडमान में सैडल पीक पाया जाता है। देख सकते हैं स्क्रीन पे समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वह सैडल पर्वत है और यह उत्तरी अंडमान का एक शहर है, दिगलीपुर याद नहीं रखना है, बस देख लीजिए, लेकिन उत्तरी अंडमान आपको याद रखना है कि कहाँ पे सैडल पीक है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्य के अंतर्गत सेवा के संबंध में प्रसाद का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है। आपने किसी जैसे कोई लोक सेवक, जैसे आपने पढ़ा होगा एक चीज़ कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, यानी उसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। जैसे राज्यपाल हैं तो वो उनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, वो राष्ट्रपति जब तक चाहे वह उतने दिनों तक कार्य कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये वर्ड जो है संविधान के किस अनुच्छेद में आया है, तो आर्टिकल 310, 311, 312, 309। तो सही आंसर होगा आर्टिकल 310 में इस शब्द की चर्चा किया गया है कि कुछ अधिकारी जो भी हैं प्रशासनिक अधिकारी, उनका जो कार्यकाल है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो कार्य में रहेंगे, कार्यकाल उनका वही होगा। इस बात की चर्चा आर्टिकल 310 में किया गया है, देख सकते हैं स्क्रीन पे। अगला है 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को किस नदी पर तिरंगा फहराया गया था। ऑप्शन है रावी नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी या फिर तवी नदी। तो सही आंसर होगा रावी नदी। 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर
एक अपार जन समूह को संबोधित करते हुए वहाँ पे नवगृहित जो नया तिरंगा झंडा पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था उसे पहली बार फहराया गया था और पूर्ण स्वराज्य की मांग यहीं पे किया गया था 1929 ईस्वी में। और इसे एक चीज़ और आपको पूछा जाता है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का, तो 1929 ईस्वी में ही हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इसकी अध्यक्षता की थी और उसी समय उन्होंने तिरंगा झंडा पहली बार लहराया गया था। तो ये देख लीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा रावी नदी। भारत चीन और म्यांमार सीमा का ट्राई जंक्शन किस दर्रे को कहा जाता है। देखिए, एक एरिया होता है जहाँ पे भारत चीन और म्यांमार तीनों की सीमा एक जगह मिलती है और वो दर्रा कौन सा है, दीफू दर्रा, यांगयाप दर्रा, पंगसड दर्रा या फिर बुमला दर्रा। दर्रा क्या होता है शायद आपको मालूम होगा, दो पहाड़ियों के बीच का जो सरकरा मार्ग होता है उसे ही हम दर्रा कहते हैं। तो सही आंसर होगा दीफू दर्रा। इसे हम ट्राई जंक्शन दर्रा भी कहते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि ये ट्राई जंक्शन किस किस देश का होता है, भारत, चीन और म्यांमार। डिटेल से देख लीजिए, यह है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का हो गया, ऊपर आपका चीन हो जाएगा और राइट साइड में म्यांमार हो जाएगा। तो वहीं पे ये दीफू दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ये तो कॉमन सेंस था। और ये ट्राई जंक्शन सीमाओं के अंदर आसपास का क्षेत्र है, एक पहाड़ी दर्रा है और पूर्वी असम के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण भी है, महत्वपूर्ण है रणनीतिक दृष्टिकोण से, और मैकमोहन रेखा पर स्थित है। आपसे अगर पूछा जाए कि मैकमोहन रेखा यह किस किस देश के बीच में सीमा बनाता है, तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा सीमा बनाता है। वहीं पे अगर रेड क्लिफ की बात हो तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है वह रेड क्लिफ लाइन वगैरह है। आगे देखते हैं, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। यहाँ से 2-3 प्रश्न आते हैं, मैं बताऊंगा डिटेल से। पहले आप हमें बताइए कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। अभी जस्ट मैंने बताया था, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया था। यहाँ पूछा गया है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। थोड़ा थोड़ा नाम में डिफरेंस है, तो सही आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। जरा डिटेल से देखते हैं। देखिए यहाँ पे आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रह्म समाज के अलग होने के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1866 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। समझ आ गया। जो 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज बनाया गया था, जब उससे अलग हुए तब 1866 ईस्वी में, 1828 में वो बना था ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज उसके बाद बना 1866 ईस्वी में। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो केशव चंद्र सेन ने। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, 3 ब्रह्म समाज हैं। पहला सिंपल सा ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना, जो कि बहुत फेमस है, राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया था। अगर हम आदि ब्रह्म समाज की बात करें तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1866 ईस्वी में। वहीं पे अगर हम बात करें कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में किया गया था। आगे देखते हैं, ब्रह्म समाज आपको पता ही है, ये 1828। और अच्छा, इसमें जो है पहला आधुनिक हिंदू सुधार कानून लाया गया था ब्रह्म समाज में। इसे ब्रह्म सभा के भी नाम से जाना जाता है। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडकोपनिषद, आनंदमठ, अशोक स्तंभ, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। डिटेल से देखते हैं, तो यह जो है देखिए, उपनिषद जो होता है ना, मैंने पहले भी बताया है कि सबसे पहले वेद बना, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ बना, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद इस तरह से उसके बाद उपनिषद वगैरह बना है। तो उपनिषद जो है उसके बाद फिर वेद वगैरह बना है।
तो ये आप याद रखिएगा कि यह किस वेद का उपनिषद जो है यह किस वेद पर आधारित है। तो ये अथर्ववेदीय उपनिषद है। कौन सा? मुंडकोपनिषद। और इसमें बात किया गया है ज्ञान योग, द्वैत और अद्वैत सिद्धांत, इन सारे सिद्धांतों की बात किया गया है। और सबसे मेन जो चीज़ है वह याद रखिएगा, आपने सिर्फ सत्यमेव जयते सुना होगा, लेकिन सत्यमेव जयते नहीं, पूरा पूरा वाक्य जो है सत्यमेव जयते न अनृतम। इसका मतलब है सत्य की ही जय होती है, अनृतम मतलब झूठ की नहीं। यह पूरा वाक्य है। इसी में से छोटा सा वाक्य लिया गया है सत्यमेव जयते, जिसे हम राष्ट्रीय चिन्ह के भाग के रूप में जानते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह जो आपका है उसके नीचे में लिखा रहता है सत्यमेव जयते। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि यह प्रतीक जो है अपना राष्ट्रीय प्रतीक जो है उस पर जो उत्कीर्ण किया गया, जो नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, वह कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस वेद से? अथर्ववेद से ही, अथर्ववेद का ही यह उपनिषद है जो जिसे हम मुंडकोपनिषद कहते हैं, और उससे लिया गया है। और आगे का बात आपको याद रखना तो नहीं है, बस जान लीजिए कि पूरा वाक्य क्या था। सत्यमेव जयते न अनृतम, यानी सत्य की जय होती है ना कि झूठ की। यह पूरा वाक्य था, इसी में से सिर्फ सत्यमेव जयते निकाला गया। उसका अर्थ होता है सत्य की जय होती है। आगे देखिए, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? और इनका नाम तो आप अवश्य ही जानते होंगे, E = mc²। ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, जॉन डाल्टन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने ही सापेक्षता के सिद्धांत को दिया था और E = mc² फॉर्मूला निकाला था। अब जानते हैं सापेक्षता का सिद्धांत होता क्या है। तो सापेक्षता का सिद्धांत, दो तरह का सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया था, एक विशेष सापेक्षता का सिद्धांत और एक सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत। जो विशेष सापेक्षता का सिद्धांत होता है वह वैसे एरिया पे लागू होता है जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण ना हो, और सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत गुरुत्वाकर्षणीय क्षेत्र में जो सापेक्षता का सिद्धांत होता है उसे कहा जाता है सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत। डिटेल जाने की ज़रूरत है नहीं, ये एक बड़ा सा थ्योरम है पूरा का पूरा सापेक्षता का, तो आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखिएगा किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। कितने तरह का होता है? दो तरह का, विशेष सापेक्षता और सामान्य सापेक्षता। विशेष सापेक्षता वैसे क्षेत्रों पे लागू होता है जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नगण्य होता है, जीरो होता है, और जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण होता है वहाँ पे सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत लागू होता है। अगला देखते हैं, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? महत्वपूर्ण है। जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, पूर्वी काराकोरम रेंज या फिर धौलाधार श्रृंखला। यह हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। तो सही आंसर होगा जास्कर श्रेणी में जो जोजिला दर्रा है यह स्थित है। डिटेल से देख लीजिए। कुछ और दर्रा के बारे में हम बताते हैं। जैसे सिक्किम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे नाथुला और जेलेपला, ये दोनों कहाँ का दर्रा है? सिक्किम का। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो महत्वपूर्ण है मैंने सिर्फ उन्हीं दर्रे को यहाँ पे लिया है। सिक्किम का दो हो गया, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो रोहतांग दर्रा या फिर बारालाचा दर्रा जिसे आप कहते हैं, और शिपकिला दर्रा। ये अच्छा, शिपकिला तो ऐसे भी आप याद, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, शिमला से बना शिपकिला दर्रा। तो शिपकिला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? यह भी हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। सिक्किम में कौन सा हो गया? नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। आगे देख लीजिए जोजिला दर्रा जो आपका प्रश्न था। तो यह भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जास्कर श्रेणी में स्थित है। और यह क्यों महत्वपूर्ण है यह दर्रा? क्योंकि श्रीनगर से लेह को जो जोड़ती है, श्रीनगर से लेह लद्दाख को जो जोड़ने वाली सड़क है वह इसी से होकर जाती है। और यह दर्रा, जैसा कि मैंने बताया कि दो पहाड़ों के बीच का जो आवागमन, सरकरा क्षेत्र होता है जिससे आवागमन होता है, उसे ही हम दर्रा कहते हैं। तो वो बनता कैसे? एक्चुअली नदी के ही अपघर्षण के तहत वो बनता है। तो सिंधु नदी के द्वारा इस दर्रा को बनाया गया है, जोजिला दर्रा को। एक बार फिर से देख लीजिए, जोजिला दर्रा कहाँ है? जास्कर श्रेणी में है। और यह जोजिला दर्रा का मेन काम क्या है?
श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किस नदी के द्वारा बनाया गया? सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया। अन्य दर्रा कौन कौन सा है? सिक्किम का 2 हो गया, नाथुला और जलेपला। हिमाचल प्रदेश का कौन सा हो गया? रोहतांग, बारालाचला और फिर शिवकिला। आगे है, देख ही लिए कुछ और। ये सिक्किम का हो गया, वही फिर से रिपीट हो गया। और अरुणाचल प्रदेश का आपको याद रखना, आप ही आपने देखा था ना दीफू दर्रा, तो वो लिखापौनी दर्रा और पेंगसन दर्रा, तो ये तीनों दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। भारत ने पब्लिक सेफ्टी बिल कब पेश किया था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इससे रिलेटेड एक कहानी आपने जाना होगा कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को असेंबली में बम फेंकने के कारण फांसी दिया गया था। इतना हाईलाइटेड चीज़ है। आखिर उन्हें फांसी क्यों दिया गया था? उन्होंने असेंबली में बम क्यों फेंका था? तो उसका आंसर यहीं से आपको मिलेगा, पब्लिक सेफ्टी बिल। आपको पहले बताना है कि पब्लिक सेफ्टी बिल जो था ये अंग्रेजी सरकार ने कब पेश किया था? 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में। यहाँ पे एक्चुअली 2 बिल साथ में लाया गया था और दोनों पे बवाल हुआ था। इसके लिए ही भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाई देने के लिए ऊंचा धमाका करना पड़ता है, और इसीलिए उन्होंने असेंबली में बम फेंका था। हालांकि कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था, फिर भी इन्हें फांसी दिया गया था। तो यह था 1929 ईस्वी में पब्लिक सेफ्टी बिल। और देखते हैं क्या होता है पब्लिक सेफ्टी बिल। इसका जो यह अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा संदिग्ध, जो भी इन क्रांतिकारी संदिग्ध दिखाई देते थे, उन पर बिना केस किए हिरासत में लेने का अधिकार था। मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कहीं कुछ नहीं, सीधा हिरासत में उसे जेल में डाल दो। और बिल पर जो अध्यक्ष जो थे उस समय के, विट्ठल भाई पटेल को फैसला सुनाना था, लेकिन इससे पहले ही असेंबली में बम धमाका हो गया। किया था किन्होंने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। आगे एक और बिल इसी से रिलेटेड है जो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। और यह भी असेंबली में पहले ही पास कर चुका था। 1927 में दुनिया में जो आर्थिक मंदी छाई थी, मजदूरों के अधिकार को छीना जा रहा था, तो मजदूरों ने इसी के लिए मजदूर जो थे वो हड़ताल करना शुरू कर दिए थे। और इसके बाद 1929 ईस्वी में ट्रेड डिस्प्यूट बिल आया, और ये हर तरह के हड़ताल पर बैन लगा रहा था। ये भी एक तरह का सोचिए, अगर आर्थिक मंदी हुई है 1929 में पूरी दुनिया में, तो भारत पर भी उसका असर था। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो मजदूर थे वह क्या कर रहे थे? धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे। अब ये बिल लेके आ गया, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, और बोला आप हड़ताल या धरना नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का अत्याचार अंग्रेज़ों का था। तो यहाँ पे आपको दोनों बिल समझ में आ गया होगा, पब्लिक सेफ्टी बिल क्या था और ट्रेड डिस्प्यूट बिल क्या था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्न में से किसका प्रभाव अधिक होता है? ज्वार भाटा, जो समुद्र में लहरें ऊपर उठती है उसे ज्वार कहा जाता है। जब नीचे एकदम नीचे लेवल की लहरें आती है तो उसे भाटा कहा जाता है। कंबाइंड रूप से ज्वार भाटा कहा जाता है। तो यह जो होता है किसके प्रभाव के कारण होता है? एक्चुअली गुरुत्वाकर्षण के ही कारण ये होता है, लेकिन सबसे अधिक किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है? मैं ये भी बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा के ही गुरुत्वाकर्षण के कारण यह होता है। अब सूर्य तो बड़ा सा पिंड है, उसका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण सबसे अधिक इस पर प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है आगे बताता हूँ, पहले आप प्रश्न को देख लीजिए। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्न में से किसका प्रभाव अधिक होता है? चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है। स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता से ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा में दुगुना होता है। सुनने में अटपटा लगता है लेकिन सही है, क्योंकि सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वह काफ़ी है। किसकी तुलना में? सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी में। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, पृथ्वी के पास है, तो इसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो ज्वार उत्पादक शक्ति है, वह सूर्य की तुलना में दुगुनी है। तो अधिक किसका हो जाएगा? चंद्रमा का। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा जैव मंडलीय क्षेत्र यूनेस्को से मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल वगैरह में सम्मिलित नहीं है? नोकरेक, पन्ना, सुंदरवन या नीलगिरी।
अन्य सभी तो आपको मालूम ही होगा। नोकरेक जो है वन्यजीव अभयारण्य, जो भी कहिए, जैवमंडलीय क्षेत्र, यह कहाँ पे स्थित है? मेघालय में है। मेघालय का प्रमुख यह जैवमंडलीय आधारित क्षेत्र है। पन्ना मध्य प्रदेश, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नीलगिरी तो आपको मालूम ही है कहाँ पे है। नीचे साइड नीलगिरी हिल्स जो है उसी तमिलनाडु और फिर केरल के एरिया में पड़ता है। तमिलनाडु मुख्यतः आप रखिए। तो यहाँ पे सही आंसर होगा पन्ना। पन्ना जो नेशनल पार्क है, जैव मंडलीय आधारित क्षेत्र है, उसे यूनेस्को के द्वारा मान्यता नहीं दिया गया है। बाकी अन्य 3 नोकरेक मेघालय मान्यता प्राप्त है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल मान्यता प्राप्त है और नीलगिरी तमिलनाडु मान्यता प्राप्त है। आगे है राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता का कई क्षेत्र आपने पढ़ा होगा। हड़प्पा सभ्यता जो पढ़ा होगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखी गढ़ी, लोथल, ये सभी हैं और सबका अपना महत्व है। तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा क्या है। तो सही आंसर होगा हरियाणा में। राखी गढ़ी जो है वह भारत के ही हरियाणा में स्थित है। देख लीजिए डिटेल से। राखी गढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप, हाँ ये क्यों महत्वपूर्ण है ये भी जानना जरूरी है आपको। राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का जितना भी क्षेत्र है, भारतीय उपमहाद्वीप वर्ड जब भी आए उसका मतलब होता है कि जो भी भारत के पड़ोसी राज्य हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, तो ये सभी को मिला के उस समय भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है, वह राखी गढ़ी ही था। और ये बहुत पुराना भी है। 6000 ईस्वी पूर्व ईसा के हड़प्पा सभ्यता जो चालू हुई थी, या फिर ईसा के 6000 ईस्वी पूर्व में इसका क्रमिक विकास किया गया था। और किसने खुदाई किया था ये भी आप याद रखिएगा, अमरेंद्र नाथ के द्वारा इसको किया गया था। आगे देखते हैं, हीरे के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? यानी सबसे अधिक हीरा किस महाद्वीप में पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप में और अफ्रीका में। ये बड़ी ही विडंबना है कि अफ्रीका सबसे पिछड़ा महाद्वीप माना जाता है और वहाँ पे हीरा का खदान है। तो यहाँ आपका आंसर यही होगा, अफ्रीका ही होगा। कॉमनवेल्थ पत्रिका किससे जुड़ा हुआ है? पुराने बुक्स, मैं कई बार बोल चुका हूँ, पुराने बुक्स पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जीके गोखले, महात्मा गांधी। कॉमनवेल्थ पत्रिका किसके द्वारा चालू किया गया था? एक और पत्रिका है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दोनों ही आप याद रखिएगा। सेम इसके जो प्रति संपादक हैं वह एक ही आदमी है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। अक्सर एग्जाम में एक रिपीट करके पूछा जाता है, कभी कॉमनवेल्थ कभी न्यू इंडिया। सही आंसर होगा एनी बेसेंट, आप जानते ही हैं एनी बेसेंट। अगला है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? डिटेल से देखेंगे इन प्रश्नों को। थोड़ा प्रश्न हार्ड हो, जो आपने कभी नहीं सुना हो, तो इसे और अच्छे से देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। और जब मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ तब आपको लगता होगा कि हाँ ये पूछा जा सकता है। तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो कब पारित किया गया? 1870 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में या 1876 ईस्वी में? सही आंसर होगा नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में पारित किया गया। जरा जानते हैं नेटिव मैरिज एक्ट था क्या? तो विवाह सुधार की दिशा में यह पहला प्रयास था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। और 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था। क्यों? क्योंकि बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए इसको पारित किया गया था। और लॉर्ड नॉर्थ जो थे, नॉर्थब्रुक कहा जाता है, वो उनके ही शासनकाल में ये लागू हुआ था 1872 ईस्वी में। और 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह वर्जित कर दिया गया था। अंग्रेजों ने इन सब में कुछ कदम उठाए थे, जैसे सती प्रथा को हटाया था, बाल विवाह पर रोक लगाया था। तो ये सब उसके कुछ महत्वपूर्ण कदम थे, याद रखिएगा। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए, और कितने वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह नहीं होगा, 14 वर्ष से कम आयु की लड़की का शादी नहीं होगा। यही था बाल विवाह पर रोक लगाने का सबसे पहला
प्रयास और कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। एक्ट का नाम क्या था? नेटिव मैरिज एक्ट। गुर्जर जाति का वर्णन सर्वप्रथम किस अभिलेख में हुआ है? महत्वपूर्ण है, अभिलेख भी पूछा जाता है। ग्वालियर अभिलेख, दौलतपुर अभिलेख, मंडोर अभिलेख या फिर ऐहोल अभिलेख? सही आंसर होगा ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का वर्णन सर्वप्रथम किया गया है। जानते हैं ऐहोल अभिलेख। और इसे यह भी पूछा जाता है आपसे कि ऐहोल अभिलेख जो था वह किसके द्वारा लिखा गया था? रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था और इसमें पुलकेशिन द्वितीय का गुणगान किया गया। कोई भी अभिलेख होता क्या था एक्चुअली, वहाँ के जो राजा होते थे उनका जो चरित्र चित्रण या फिर उनकी गुणगान करना होता था, वो एक शिलापट्ट पे लिख के किया जाता था। तो ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और लिखा किसने था? रवि कीर्ति ने इसे लिखा था। ऐहोल कर्नाटक में स्थित एक जगह है और भारतीय वास्तुकला के पालने के रूप में जाना जाता है। वास्तुकला का सबसे ज़्यादा यहाँ पे विकास हुआ था और यह चालुक्यों की राजधानी भी थी एक समय में। और मुख्यतः जो था इस शिलालेख में, जैसा कि मैंने बताया कि पुलकेशिन द्वितीय के बारे में लिखा गया। क्यों लिखा गया पुलकेशिन द्वितीय के बारे में? क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने किसको विजय प्राप्त किया था? तो हर्षवर्धन को कैसे पराजित किया था, इसी बात का गुणगान ऐहोल अभिलेख में किया गया है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, गुर्जर जाति का वर्णन किस में है? ऐहोल अभिलेख में है। ऐहोल अभिलेख जो है किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने लिखा था। और किसके जीत का गुणगान है? पुलकेशिन द्वितीय का। किस पर जीत का गुणगान है? तो हर्षवर्धन पर जीत का गुणगान। हर्षवर्धन भी एक प्रतापी राजा थे, तो उन पे जीत का गुणगान ऐहोल अभिलेख करता है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। निम्न में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी? सही आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। डिटेल से देख लीजिए। 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसे शुरू किया था और इसकी भाषा क्या थी? बंगाली भाषा में लिखा गया समाचार पत्र था। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ इससे जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं ना, लॉर्ड लीटन का एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया था। किसने? लॉर्ड लीटन ने चालू किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लीटन। और एक आपने नाम सुना होगा, चार्ल्स मेटकॉफ। उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। यही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो ख़त्म किया था वह गवर्नर जनरल था चार्ल्स मेटकॉफ। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जानना है कि सोम प्रकाश समाचार पत्र को किसने लिखा था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। कब प्रकाशित किया था? 1859 में। या किस भाषा में है? बंगाली भाषा में है। और यह एक ऐसा समाचार पत्र था जिसमें सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी पे लगाया गया था। मैंने बताया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? प्रेस पर सेंसरशिप, प्रेस को प्रतिबंधित करना, जो कि गलत है। अगर सरकार का कटु आलोचना नहीं होता है तो वह सरकार निरंकुश हो सकती है, तो इसके लिए प्रेस का होना ज़रूरी है। लेकिन लॉर्ड लीटन ने एक कानून लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और उसके तहत प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। और सबसे पहला जो समाचार पत्र था वह सोम प्रकाश ही था जिस पर प्रतिबंध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत लगाया गया था। और जैसा कि मैंने बताया, चार्ल्स मेटकॉफ भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता कहा जाता है उसे कहा जाता है। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ कल। और एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा कि आप कृपया, अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।